नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। सनौली के उत्खनन ने भारतीय इतिहास में विद्यमान अनेक अवधारणाओं को उलट-पुलट कर दिया, एजेंडों को ध्वस्त कर दिया और प्रतिपादनों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। भारतीय इतिहास में घोड़े कब और कैसे आए, यह बहस अब बौद्धिक हलकों में बेमानी हो चुकी है। भारत में घोड़ों की अवस्थिति के पुरातात्विक प्रमाणों पर एक वीडियो मेरे चैनल में उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर रहा हूं। आज प्राचीन रथों की बात करते हैं। यह चर्चा बागपत के निकट अवस्थित पुरातात्विक उत्खनन स्थल सनौली में प्राप्त रथ को केंद्र में रखकर करनी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि इसकी संरचना तथा उन्नत डिजाइन जिस योद्धा समुदाय की ओर इशारा है, उस पर निरपेक्ष व्याख्याएं उपलब्ध हों तो महाकाव्यों के युग को भी इतिहास की पुस्तकों में सांसें मिल सकती हैं। मैं सनौली उत्खनन के निष्कर्षों पर चर्चा करूं, उससे पहले यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय इतिहास की पुस्तकें चाहे किसी भी वैचारिक दृष्टिकोण से क्यों न लिखी गई हो, सांस्कृतिक निरंतरता की अवहेलना करती हैं। यही कारण है कि एक सतत प्रवाहमान किंतु परिवर्तित परिशोधित होती सभ्यता समय के टूटे हुए आईनों में अलग अलग नजर आती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सनौली उत्खनन पर प्रकाशित रिपोर्ट के निष्कर्ष को मैं शब्दशः उद्धृत कर रहा हूं। विजय कुमार 2018। इसके अनुसार सनौली में मिले रथ चित्रित धूसर मृदभांड वाली अर्थात ओसीपी संस्कृति के हैं। यह ओसीपी के अंतिम चरण लगभग 2000 ईसा पूर्व से संबंधित हैं। चित्रित धूसर मृदभांड वाली संस्कृति के लोग तांबे की होड़ वाली युद्ध कुल्हाड़ियों, हारपून और एंटीना तलवारों का उपयोग कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे पूरे भारत से तांबे और तांबे की तैयार वस्तुओं का आयात कर रहे थे। सनौली की खोज इस निष्कर्ष को पुष्ट करती है कि वहां दफन किए गए रथ घोड़ों द्वारा संचालित और हल्के थे तथा इनका प्रयोग युद्ध और खेल दोनों ही प्रयोजनों में होता था। ऐसे रथों का इस समय से आरंभ कर सतत इस्तेमाल किया जाता रहा, जैसा कि सांची और भरहुत से प्राप्त रथों के उकेरे हुए पैनलों से स्पष्ट होता है। स्पष्ट है कि भारत में पिछले 5-6 हजार वर्षों से घोड़े और रथ न केवल सामान्य प्रयोगों अपितु युद्धों में भी इस्तेमाल किए जा रहे थे। सनौली के रथ ऐसे भव्य प्रतीत होते हैं जो उस युग को और योद्धाओं को सजीव हमारे सामने ला खड़ा करते हैं। कौन सा युग था वह जब संचालित थे ये रथ? क्या इन रथों का किसी युद्ध महायुद्ध से भी संबंध रहा है? अथवा क्या महाभारत का इतिहास भी सनौली से प्राप्त युद्ध रथ की विवेचना से सार्थक हो सकता है? यह प्रश्न अभी अनेक उत्तर मांगता है, तथापि डॉक्टर बीबी लाल की पुस्तक महाभारत की ऐतिहासिकता, साहित्य, कला तथा पुरातत्व में प्रदत्त साक्ष्य अब चीख चीख कर इतिहास की पुस्तकों की पुनर्व्याख्या के समुचित तर्क प्रदान करते हैं। संज्ञान में लें कि श्री बीबी लाल ने हस्तिनापुर के साथ साथ महाभारत से जुड़े अहिछत्र, कांपिल्य, मथुरा, बागपत, बरनावा, कुरुक्षेत्र, पानीपत, तिलपत और इंद्रप्रस्थ जैसी जगहों पर उत्खनन करवाया था और शोध निष्कर्ष यही कि इन सभी स्थानों पर चित्रित धूसर मृदभांड वाली संस्कृति विद्यमान थी। महाभारत काल के पुरातत्व पर मैंने अलग से एक कार्यक्रम किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर रहा हूं। महाभारत काल से किसी भी साक्ष्य को जोड़ने से पूर्व हमें यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि यह कालखंड बहुत बृहद है एवं महाकाव्य के रूप में इस समय के इतिहास को विभिन्न चरणों में लिखा गया तथा संपादित किया गया है। ढोल पीट पीट कर 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद को कथित ऐतिहासिक काल कहा गया है। अब बात करते हैं इस समय से पहले के अतीत की और रथों की।
भारतीय गुफा चित्रों में रथ उकेरे गए हैं। क्या यह बात आपको आश्चर्य में डालती है? इरविन न्यूमेयर ने भारतीय गुफा कला में रथों को ग्राफिक रूप में प्रलेखित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके संकलन से विंध्य श्रृंखला में मोरहाना पहाड़ के एक रॉक शेल्टर से प्राप्त चित्र में एक ही फ्रेम में 2 रथ दिखाए गए हैं। ऊपरी दाएं कोने में जो रथ है उसमें 4 घोड़े जोते गए हैं, जबकि दक्षिण की ओर बनी रथ आकृति में 2 घोड़े हैं। साथ ही आप अस्त्र शस्त्र के साथ व्यक्तियों की पहचान कर सकते हैं। इस शैलचित्र की आयु 2000 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। बात यहां तक रहती तो ठीक था। अब यह देखें कि सनौली से प्राप्त रथ और मोहराना पहाड़ से प्राप्त रथ न केवल एक ही समय के हैं, बल्कि उनकी डिजाइन और रचना में भी आश्चर्यजनक समानता है। स्थान और प्रयोग करने वाले व्यक्ति व समूह के अनुरूप रथों के सौंदर्य में जो भी अंतर दिखे, लेकिन प्रकार एक सा ही। क्या यह तथ्य जानते बूझते कुछ स्थापित थ्योरियों को बनाए रखने के लिए अब भी अनदेखा किया जा रहा है? इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका गुफा के निकट ही अवस्थित कठोरिया के पास एक गुफा से प्राप्त चित्र को देखें, जिसमें घुड़सवारों के एक सशस्त्र पंक्ति के आगे एक घोड़े से चलने वाला रथ खड़ा है। रथ की संरचना भले आकर्षक न प्रतीत होती हो, लेकिन उसमें घुड़सवार के बैठने के स्थान का निरीक्षण सनौली के रथ की रचना शैली को ध्यान में रखते हुए करें। रथ थे तो उसके प्रकार भी चित्रों में सामने आए हैं, जिसका बहुत सुंदर संकलन इरविन न्यूमेयर ने किया है। ऐसा ही एक गुफा चित्र रथ को तो परिलक्षित कर रहा है जो 2 घोड़ों से संचालित है, लेकिन उसे एक व्यक्ति चला रहा है जिसे किसी ढांचे की सुरक्षा प्राप्त नहीं है। एक रथ मध्य प्रदेश के मंदसौर में चतुर्भुज नाला के निकट गुफा में चित्रित है, जिसमें पहिया सपाट नहीं है, अपितु उसके बाहरी गोल ढांचे को अनेक सीधी लकड़ियों अथवा स्पाइक्स के माध्यम से धुरी से जोड़ा गया है। कठोरिया गुफा चित्र से एक रथ का आरेखन न्यूमेयर ने तैयार किया है, जो 2 व्यक्तियों द्वारा चलित है। सारथी के हाथ में घोड़े की लगाम है, जबकि पीछे धनुर्धर योद्धा बैठा हुआ है। कथित इतिहास काल से पहले के भारतीय रथ और उनके प्रकार और भी हैं। यह उदाहरण देखें जो दाइमाबाद महाराष्ट्र का है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के प्रमुख क्षेत्र से लगभग 1000 किलोमीटर दक्षिण में तांबे का प्रागैतिहासिक रथ मॉडल मिला है, जिसे दुनिया के सबसे अच्छे रथ उदाहरणों में गिना जाता है। हमने उत्तर भारत के रथ देखे, मध्य भारत के रथ साक्ष्यों से आपका परिचय हुआ। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, जिससे समग्र भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक ही कालखंड में रथों की उपलब्धता और प्रयोग पर जानकारी मिल सके। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी लौहयुग महापाषाण स्थल का बहुत विस्तार से अध्ययन किया गया है। ब्रह्मगिरी के लिए की गई रेडियो कार्बन तिथियां उसे 2140 से 1940 ईसा पूर्व के मध्य का स्तर निर्धारित करती हैं। वर्तमान विषय के दृष्टिगत प्रासंगिक है कि ब्रह्मगिरी में लोहे के निर्मित रथ के पहिए का रिम प्राप्त हुआ है। इसे एक स्पष्ट स्पोक हेड व्हील का हिस्सा कहा जा सकता है, जिसकी निर्मित तिथि 2000 ईसा पूर्व या 4000 साल पहले मानी गई है। भारत में रथ थे, अनेक उन्नत युद्ध रथ भी थे। अब इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता, चाहे लाल इतिहासकार आंखें बंद कर कितने भी बड़े गोयबेल्स बने, 1000 बार एक ही झूठ परोसें। रथ केवल उत्तर भारत में ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारतीय भूभाग में एक जैसी सांस्कृतिक निरंतरता में प्राप्त होते हैं। मानचित्र में आप भारत में रथों और अश्वों से जुड़ी सभी साइटों का लेखा जोखा देख सकते हैं। अब तक जितने भी साक्ष्य मैंने प्रस्तुत किए, उनमें से अधिकांश डॉक्टर शिव शास्त्री के शोध प्रपत्र बियॉन्ड हड़प्पा चैरियट्स एंड हॉर्सेस इन प्री हिस्टोरिक इंडिया से साभार उद्धृत किए गए हैं।
यहां तक तो रथों के विषय में एक पूरा खाका तैयार हो जाता है जो भारतीय इतिहास में जानबूझकर रथों और अश्वों की गई उपेक्षा की पोल पट्टी खोलता है। भारतीय गुफा चित्रों में लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व के रथ, सनौली में 2000 वर्ष ईसा पूर्व के रथ, दाइमाबाद के 1800 ईसा पूर्व के रथ सहित दक्षिण भारत के शोध यह सिद्ध करते हैं कि भारत में रथ होने के इतिहास को लगभग 6000 साल पीछे से आरंभ करना होगा। क्या इन पुरातात्विक साक्ष्यों को वैदिक वांग्मय में वर्णित रथों अथवा महाभारत से ज्ञात विवरणों से भी जोड़ा जा सकता है? संज्ञान में लें कि वैदिक साहित्य में रथों की संरचना व प्रकारों का विवरण उपलब्ध है जो वर्तमान की खोजों से आश्चर्यजनक साम्यता रखता है। ऋग्वेद में रथों के स्वरूप, प्रकार, संरचना और प्रयोग पर विस्तार से विवरण प्राप्त होते हैं। अष्टाध्यायी व महाभाष्य में भी रथ के जिन अंगों का वर्णन है वे हैं युग, जुआ, नाभि, नभ्य, अर, अक्ष, उपधि आदि। नाभि लकड़ी के पहिए के बीच की गोलाकार लकड़ी को कहते थे। नभ्य पहिए के बाह्य गोलाकार काष्ठों को। अर का कार्य नाभि तथा नभ्य को जोड़ने का हुआ करता था। महाभारत में प्राप्त वर्णनों के अनुसार सारथी तथा महारथी प्रायः यही दो व्यक्ति रथों पर सवार होते थे। अपवाद के रूप में एक रथ में 8 व्यक्तियों के बैठने का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। महाभारत के पश्चात के कालखंड में तो रथों के उपयोग की व्यापक जानकारी प्राप्त होने लगती है। इतने विशद साक्ष्यों के बाद भी मैं जानता हूं कि फिर वही प्रश्न होगा, भारत में घोड़े तो थे ही नहीं। सनौली रथ की खुदाई पर केंद्रित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को प्रस्तुत अपनी वर्ष 2018 की रिपोर्ट में विजय कुमार लिखते हैं कि लोगों ने गलत तरीके से यह मान लिया है कि भारत में घोड़ा मध्य एशिया अथवा यूरेशिया से आया है। उत्तर भारत के लिए घोड़ों का निकटतम स्रोत तिब्बत था, जिसकी स्वदेशी नस्ल निम्पोचे घोड़े कहलाती थी। उत्तर भारत से तिब्बत के लिए सबसे छोटा रास्ता सिर्फ 150 किलोमीटर है। इन वैज्ञानिक पुरातात्विक साक्ष्यों के आलोक में भारतीय संस्कृति अपने महानतम स्वरूप में निखरकर हमारे सामने आती है। हमारे महाकाव्य अपने कविता तत्वों से बाहर निकलकर सजीव हो उठते हैं और पिछले 200 सालों से इतिहास के नाम पर फैलाए गए झूठ का कुहासा छट जाता है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।